जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग रिसेंटली लद्दाख के अंदर जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है, उसी प्रोटेस्ट को लेके आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस वायलेंट प्रोटेस्ट को समझने से पहले ये वायलेंट प्रोटेस्ट के पीछे कारण क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा। फिर ये प्रोटेस्ट के दौरान लद्दाख के लोगों की और लद्दाख के अंदर जो एक्टिविस्ट और लीडर्स हैं उन लोगों की डिमांड क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन डिमांड को जानना पड़ेगा। फिर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है। और ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, ये इस वायलेंट प्रोटेस्ट को जो सिक्योरिटी फोर्सेस है लद्दाख के अंदर, वो लोग कैसे इसको हैंडल किया और उसके रिपरकेशन में क्या क्या हुआ, ये सारे चीज़ों को लेके आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ और वायलेंट प्रोटेस्ट से पहले 1-2 साल से लद्दाख के अंदर जो साइलेंटली प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कौन सी तारीख तक जाना पड़ेगा? 2019 पे लौटना पड़ेगा, 2019 5 अगस्त को। तो क्योंकि इसी दिन जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो रीजन है उससे उसके ऊपर से जो 370 आर्टिकल जो 370 था उसको हटा लिया गया था। और उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया और विदाउट लेजिस्लेचर बनाया गया। लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर, यानी लद्दाख के अंदर कोई भी रीजनल गवर्नमेंट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर जो है, ये जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। फिलहाल आज के टाइम में भी ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास अपना लेजिस्लेचर है, यानी वो अपने लिए लॉ बना सकता है। एक वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो चुन के आते हैं। तो ये वाला सिस्टम अभी भी लद्दाख के अंदर है नहीं। तो ये लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जो ये वायलेंट रूप लिया है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पॉलिटिकल रीजन से, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन से, एनवायरमेंटल रीजन से और कल्चरल रीजन से, इन चारों रीजन की वजह से ये वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। तो अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को और डिटेल में समझेंगे। देखिए 2019 5 अगस्त 2019 से पहले लद्दाख जो था, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट था। यानी अगर हम मैप में देखें तो 2019 से पहले जब 370 था, एक्टिव था, उस टाइम ये जो पूरा रीजन है इसको जम्मू कश्मीर बोला जाता था। और लद्दाख, लेह लद्दाख, करगिल और जम्मू कश्मीर, ये सारे एरिया मिला के एक ही स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। फिर क्या हुआ? फिर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट मिला के एक यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर को लेके एक अलग, कश्मीर और जम्मू को लेके, ये कश्मीर ये जम्मू, इनको लेके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो 2019 से पहले क्या था? लद्दाख जो था वो जम्मू कश्मीर स्टेट का ही एक पार्ट था। लद्दाख वाज ए रीजन विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विथ लिमिटेड ऑटोनॉमी, यानी लिमिटेड ऑटोनॉमी के साथ जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर लद्दाख एक रीजन था। इट्स पीपल मेनली बुद्धिस्ट, शिया मुस्लिम एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। तो लेह लद्दाख, यानी अब आज के टाइम में जो लद्दाख है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट और लेह डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो लद्दाख है, तो उसमें क्या था? उसमें ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट थे, शिया मुस्लिम थे और ट्राइबल पॉपुलेशन था। फिर क्या? लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, इन लोगों का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड 2019 से पहले, देखिए ये जो डिमांड मैं अभी बोल रहा हूँ, ये लद्दाख का 2019 से पहले का डिमांड था। उसका डिमांड क्या था? वो लोग पहले से ही जम्मू कश्मीर से अलग होना चाह रहे थे और एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मांग रहे थे। ये 2019 से पहले इनका ये मांग था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसका इफेक्ट लद्दाख के ऊपर भी आ रहा था। तो ये लोग इसीलिए अपना कल्चर, अपना इकोलॉजिकल सेफगार्ड, लैंड ओनरशिप, इन सारे चीज़ों को, ट्राइबल राइट्स, इन सारे चीज़ों को प्रिजर्व करने के राइट से ये लोग पहले से लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाने का डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। फिर क्या हुआ? फिर 5 अगस्त 2019 आया। उसमें क्या हुआ? आर्टिकल 370 को हटाया गया। और हटाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? द इंडियन गवर्नमेंट रिवोक्ड आर्टिकल 370 व्हिच गेव स्पेशल स्टेटस टू JNK एंड स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर। मतलब देखिए
इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाया और जो 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था उसको रिवोक किया और जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। उनमें से जो जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी बना उस यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेचर था, यानी वहाँ पे इलेक्शन होगा, चीफ मिनिस्टर को चुने जाएंगे और उनके पास एक लॉ को बनाने का ताकत रहेगा। तो एक तरीके का जो जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी बना, अगर हम मैप में देखें ये वाला हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर का, जो इसमें कश्मीर और जम्मू आता है, देखिए ये मैप थोड़ा सा ये जो लाल ये जो हिस्सा है अभी फिलहाल ये इंडिया के कंट्रोल में है, बाकी ये वाला हिस्सा पीओके है और ये अक्साई चीन है। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की आज, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये जो जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी बना, इसके पास यूनियन टेरिटरी स्टेटस भी मिला इसको और इसको लेजिस्लेचर भी मिला, लेकिन लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस तो मिला लेकिन लेजिस्लेचर नहीं मिला। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन पहले 2019 से पहले इनका लेजिस्लेचर का डिमांड भी नहीं था, इनका डिमांड यही था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। तो एट फर्स्ट मेनी इन लद्दाख वेलकम्ड यूनियन टेरिटरी स्टेटस। जब 2019 के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का जब स्टेटस मिला तो लद्दाख के अंदर बहुत ज़्यादातर लोग इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया और होपिंग फॉर द डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, और ये आशा किए थे उन लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने, कि हमें यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिल गया और हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन बन गया और सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद लेके हम लोग डायरेक्टली, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए डायरेक्ट डेवलपमेंट करेंगे और हम लोगों की एम्पावरमेंट होगा। ये उनका आशा था उस टाइम, इसीलिए उन्होंने यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस था इसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया और उनके दिल में यही आशा आ गया था कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी अभी लद्दाख रीजन का और उनका एम्पावरमेंट होगा। अब 2019 से 2021 के बीच क्या होता है, जितना इन्होंने लद्दाख के लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट, उतना शायद उनको नहीं मिला। इसी के चलते हुए ओवर द टाइम 2019 से 2021 के बीच लद्दाख के लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मिस अंडरस्टैंडिंग ग्रो हुआ। फिर क्या, ओवर द टाइम डिसकॉन्टेंट ग्रू स्पेशली इन ले, यानी जहाँ पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी रीजन है वहाँ पे वो ले, उस रीजन को ले बोला जाता है, और जो कारगिल वाला एरिया है जहाँ पे शिया मुस्लिम रहते हैं, ये दो जगह पे ज़्यादातर कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होने लगा। नो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी नो लोकल लॉ मेकिंग पावर। अगर आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लोकल के जो लोग हैं वो उनके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं है। तो ये भी इनके पास एक, क्योंकि यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी बना और जम्मू कश्मीर भी बना, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेचर मिल गया और कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन भी हो गया, लेकिन लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस तो मिला लेकिन लेजिस्लेचर में नहीं मिला। और ऊपर से जो जितना जल्दी ग्रोथ लद्दाख के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ग्रोथ और एम्पावरमेंट लद्दाख को हुआ भी नहीं। इसके चलते हुए जो इनके पास जो लॉ मेकिंग पावर नहीं है, इसका जो दुख है ये लद्दाख के लोगों को सताने लगा। फिर क्या, फियर ऑफ आउटसाइडर एक्वायरिंग लैंड एंड जॉब्स सिंस स्पेशल प्रोटेक्शंस लाइक आर्टिकल 35 और रिमूव। देखिए 370 के साथ 35A आर्टिकल को भी रिमूव कर दिया गया था, तो लद्दाख के लोगों के दिल में ये डर बैठ गया कि अगर ये आर्टिकल अभी फिलहाल नहीं है, मतलब रिवोक हो गया आर्टिकल 35, तो ऐसा ना हो कि आउटसाइडर यानी लद्दाख के बाहर के भारत के अंदर जो बाकी स्टेट है वहाँ से लोग आके ना लद्दाख के अंदर ना बैठ जाए और बस जाए, और लद्दाख के अंदर जो जॉब्स है, जो गवर्नमेंट जॉब बोल लीजिए, प्राइवेट जॉब बोल लीजिए, ये सारे जॉब को ना उन लोगों को मिल जाए, ये सारे जॉब। तो ये डर भी लद्दाख के लोगों को सताने लगा। फिर क्या, लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट ट्राइबल स्टेटस, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड था 370 और 35A के दौरान, तो वो सेफगार्ड भी हट गया। तो ट्राइबल स्टेटस का जो प्रोटेक्शन और कल्चर और एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन, इसका जो एक सेफगार्ड था वो हटने के बाद लद्दाख के लोग थोड़ा ये कॉन्शियस हो गया कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कर सकता है कि बाहर से लोग यहाँ पे आके बैठ जाए और यहाँ पे जो भी मिनरल्स और बाकी चीज़ों है, जो मिनरल्स जो रॉ मटेरियल्स लद्दाख के ज़मीन के अंदर है, उसको निकालने के चक्कर में ना लद्दाख के जो एनवायरनमेंट है और यहाँ पे जो ट्राइबल लोगों की जो
जो लैंड है उसको ना छीन ले और कल्चर ना डैमेज हो जाए, ये सारे डर के मारे लद्दाख के लोग हैं, इन सारे डर के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ धीरे धीरे आवाज़ उठाने लगे। फिर क्या, डेवलपमेंट विदाउट कॉन्सेंट, कंसर्न्ड अबाउट मेगा प्रोजेक्ट हार्मिंग फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो लद्दाख के अंदर जो एक्टिविस्ट थे और जो लीडर्स थे उन लोगों ने ये बोला कि शायद लद्दाख के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, क्योंकि उन लद्दाख के जमीन के नीचे जो मिनरल्स है, जो रेयर अर्थ मटेरियल है, इनको निकालने के चक्कर में शायद गवर्नमेंट यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट बैठाए और इन सारे प्रोजेक्ट के वजह से लद्दाख का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो और भी खतरनाक तरीके से डैमेज हो सकता है, और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका लाइफ भी डैमेज हो सकता है। तो ये सारे चीज़ 2019 और 2021 के बीच में, 2019 से 21 के बीच में गवर्नमेंट और लद्दाख के लोग, आम लोगों के बीच में, और उनके लद्दाख के अंदर जो एक्टिविस्ट, जो लीडर्स थे उनके बीच में ये सारे कन्फ्यूजन ग्रो किया। अब चीज़ कहाँ पे आके अभी जो फिलहाल का जो न्यूज़ है, अब हम उसमें आते हैं। तो देखिए, बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया, कैसे 370 हटा, उससे पहले लद्दाख का डिमांड क्या है, 370 हटने के बाद कैसे लद्दाख उसके साथ एडजस्ट किया, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन कैसे लद्दाख के लोगों को फिर से परेशान करने लगा, और उन परेशानियों की वजह से कैसे कन्फ्यूजन जनरेट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के लोगों के बीच में। ये हो गया बैकग्राउंड। अब फिलहाल के टाइम में, आज के टाइम में लद्दाख के अंदर क्या चल रहा है? लद्दाख के अंदर आज के टाइम में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट इन लद्दाख, स्पेशली लेह जहाँ पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी लोग रहते हैं, और कारगिल जहाँ पे शिया मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, शिया मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। अब क्या हुआ? अब लद्दाख का डिमांड देखिए, 2019 से पहले लद्दाख का डिमांड था हमें यूनियन टेरिटरी बना दो। अब जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, लद्दाख को चाहिए क्या? लद्दाख को चाहिए एक स्टेटहुड, यानी लद्दाख एक जो इंडिया का जो बाकी जैसे स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ऐसे लद्दाख अभी एक स्टेट का डिमांड कर रहा है कि लद्दाख को भी एक स्टेट बना दिया जाए, और एक स्टेट को जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है वो सारे प्रोटेक्शन लद्दाख को मिलना चाहिए। तो ये है अब फिलहाल के टाइम में लद्दाख के लोगों की डिमांड। और लद्दाख के अंदर जो एक्टिविस्ट है, जो फेमस एक्टिविस्ट लद्दाख के अंदर काम कर रहे हैं, उनका नाम है सोनम वांगचुक, और उनके साथ बाकी जो लद्दाख के अंदर जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है, जैसे कि ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन सारे ग्रुपों ने मिलके और सोनम वांगचुक मिलके एक प्रोटेस्ट जनरेट किया है। और प्रोटेस्ट का मेन जो 4 डिमांड है उन लोगों की अभी फिलहाल के टाइम में लद्दाख के लोगों की, यानी लद्दाख के अंदर ले एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और सोनम वांगचुक, यानी सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट एडुकेटर और एक्टिविस्ट है। इन तीनों के मिलके जो लद्दाख के अंदर जो डिमांड है फिलहाल के टाइम में, टोटल 4 डिमांड है, जिसको लेके सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 से एक हंगर स्ट्राइक में बैठ गए। एक्चुअली बैठ गए थे, अभी कल ये हंगर स्ट्राइक स्टॉप हुआ है, तो वो क्यों हुआ है वो भी हम बोलेंगे, उसका भी डिस्कशन होगा। अब 10 सितंबर 2025 से सोनम वांगचुक ने क्या किया, 4 डिमांड को पकड़ लिया और उस 4 डिमांड को लेके एक हंगर स्ट्राइक में बैठ गए। वो डिमांड क्या क्या है? एक पहला डिमांड जो है फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख, लद्दाख को फुल स्टेटहुड देना चाहिए, यानी जैसे कि यूपी है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, जैसे कि गुजरात है, ऐसे लद्दाख भी होना चाहिए एक फुल स्टेट, जिसके पास अपना लेजिस्लेचर हो, अपना चीफ मिनिस्टर हो, जो अपना कानून खुद बना सके। यानी जैसे कि एक स्टेट काम करता है इंडिपेंडेंटली, ऐसे लद्दाख भी काम कर पाए। फिर क्या? इंक्लूशन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लद्दाख अभी बोल रहा है, लद्दाख के अंदर जो भी ये सोनम वांगचुक जी का जो डिमांड है वो है कि इंक्लूशन लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाए। अब ये 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल के अनुसार भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, ये जो जहाँ पे ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाता है, जिसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोला जाता है, यानी ADC। तो इनके पास बहुत सारे पावर होता है। क्या क्या पावर होता है? जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि मान लीजिए मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, असम, इन सारे स्टेट के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ऐसे ADC बनाया गया। अब ADC के पास बहुत सारे पावर रहता है। क्या क्या पावर रहता है? ये अपने रीजनल काउंसिल बना के
विथ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ओवर सर्टेन सब्जेक्ट। कुछ कुछ सब्जेक्ट के ऊपर इनका पावर उस स्टेट का, जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे भी ज़्यादा रहता है। कैसे? जैसे कि मेक लॉज ऑन लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे टॉपिक के ऊपर एडीसी का जो डिसीजन होगा वही सुपीरियर होगा। जहाँ पे एडीसी है एक स्टेट के, मान लीजिए असम स्टेट के अंदर एडीसी कहाँ कहाँ पे है? डिमा हसाओ में है, कार्बी एंगलोंग में है और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंदर है, यानी बोडोलैंड के अंदर है। तो यहाँ पे जो एडीसीज है इनका पावर वहाँ के असम के जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे भी ज़्यादा है। तो इस एरिया में डिमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग और बोडोलैंड में जो एडीसीज है वो उस जगह का फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपने तरीके से लॉ बना सकता है। फिर क्या? एडमिनिस्टर जस्टिस इन अकॉर्डेंस विथ ट्राइबल कस्टम से हिसाब से वो जस्टिस दे भी सकता है एडीसीज। और कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड सर्टेन टैक्स, कुछ टैक्स और लैंड रेवेन्यू भी एडीसी कलेक्ट कर सकता है। यानी एक तरीके से मान लीजिए जहाँ जहाँ पे एडीसी है वहाँ पे एडीसी का बहुत ज़्यादा पावर रहता है। स्टेट गवर्नमेंट कई कई जगह पे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जितना पावर रहता है उतना इक्वल पावर रहता है, तो कई कई जगह पे ज़्यादा पावर भी रहता है। तो यानी एक तरीके का 6 शेड्यूल के अंदर जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे एक अलग एडीसीज बनता है जिसके पास जो लोकल पॉपुलेशन को लेके बनता है। एडीसीज के अंदर कौन रहते हैं? जो लोकल जो गवर्निंग बॉडी है, जो लोकल जो पॉपुलेशन है वही एडीसीज के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए एक तरीके का मान लीजिए अपने एरिया का जो पावर है वो अपने ही लोगों के पास रहता है। तो ये 6 शेड्यूल का एक खासियत है। तो ये जो स्पेशल जो 6 शेड्यूल होता है तो इसके अंदर लद्दाख को डालने के लिए इन्होंने बोल रहा है। अभी सोनम वांगचुक जी और बाकी जो 2 पार्टी है LAB और KDA, इन तीनों ने मिलके अभी इनको ये चाहते हैं कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए। देखिए ये लोग चाह रहे हैं कि टोटल लद्दाख को डाला जाए। देखिए कोई भी स्टेट को पूरा 6 शेड्यूल के अंदर नहीं डाला जाता है। जहाँ जब उस स्टेट के अंदर जहाँ पे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहाँ पे इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, वहाँ पे ये एडीसीज बनाया जाता है। जैसे कि असम के अंदर हमने देख लिया डिमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग, बोडोलैंड। त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज जो जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं। मिजोरम के अंदर चकमा जहाँ पे रहते हैं, लाई जहाँ पे रहते हैं। फिर मेघालय के अंदर खासी हिल्स के अंदर, जयंतिया हिल्स के अंदर, गारो हिल्स के अंदर। तो जहाँ जहाँ ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे ये एडीसीज बनाया जाता है। तो लेकिन इन लोगों का डिमांड है कि लद्दाख को भी ऐसे 6 शेड्यूल के अंदर डाल के लद्दाख के अंदर भी एडीसीज बनाया जाए। अब तीसरा डिमांड क्या है? सेपरेट लोकसभा सीट्स फॉर लेह एंड करगिल। तो अभी देखिए, अभी लोकसभा में लद्दाख के पास एक ही MP का सीट है। तो अभी लद्दाख के लोगों की डिमांड ये है कि लोकसभा के अंदर 2 सीट होना चाहिए लद्दाख के। एक लेह से आएगा, एक लेह कॉन्स्टिट्यूशंसी होगा, एक कारगिल कॉन्स्टिट्यूशंसी होगा। ये हो गया पहला 3 डिमांड, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर चौथा डिमांड क्या है? जॉब रिजर्वेशन और कोटा फॉर लोकल्स। तो इनका डिमांड अभी ये है कि लद्दाख के अंदर जो भी गवर्नमेंट जॉब होगा उसके अंदर जो लद्दाख के जो अपना पॉपुलेशन है उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, उनका एक कोटा होना चाहिए कि लद्दाख के जो अपने लोग हैं, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है लद्दाख का, वो उनको ज़्यादा जॉब मिले लद्दाख के अंदर। तो ये 4 डिमांड उनका फिलहाल के टाइम में है। तो अब ये 4 डिमांड जो है, अब ये 4 डिमांड के अंदर गवर्नमेंट ने पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमने ये तीसरा और चौथा डिमांड को लेके फिलहाल बात करने के लिए रेडी है। लेकिन पहला 2 जो डिमांड है ये हम फिलहाल के टाइम में इसको इमीडिएट तरीके से इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इमीडिएट तरीके से हम लोग 3 और 4 वाला जो डिमांड है इसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। तो ये जब बोला गवर्नमेंट ने, इसके बाद ही ये लद्दाख के अंदर एक तरीके का साइलेंट प्रोटेस्ट चालू हो गया। तो अब ये साइलेंट प्रोटेस्ट अगर लद्दाख के अंदर पहले से चल ही रहा था, तो ये साइलेंट प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंस कैसे पकड़ लिया, इतना वायलेंट कैसे हो गया? देखिए, अब चीज़ें ये था कि सोनम वांगचुक जी इन्होंने प्रोटेस्ट तो चालू कर दिए थे और 10 सितंबर 2025 से इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक में भी बैठ गए। अपने जो 4 जो डिमांड है इसको लेके एक हंगर स्ट्राइक में बैठ गए। कब? 10 सितंबर 2025 को। अब वो तो अकेला नहीं बैठे, उनके साथ उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी हंगर स्ट्राइक में बैठ गए थे। तो इनमें से उनके जो सपोर्टर्स थे उनमें से 2 लोगों का
तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उन शेरिंग अंकचुक और दूसरे नंबर पे है तासी डोलमा, इन दोनों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि ये लोग एक्सटेंडेड फास्टिंग कर रहे थे 35 दिनों से। ये लोग बहुत पहले से फास्टिंग में बैठे हुए थे। दे आर कोलैप्स अपियर टू हैव बीन स्पार्क। तो ये जब इन लोगों का जब तबीयत खराब हुआ, इनको लेके जब हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसके बाद जो लद्दाख के अंदर जो यूथ विंग है, ले एपेक्स बॉडी, यानी सोनम वांगचुक जी का सपोर्टर्स नहीं, ये लोग अलग से जो हमने बोला ले एपेक्स बॉडी LAB लैब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मास प्रोटेस्ट शुरू कर दिया वायलेंट तरीके से। लद्दाख के अंदर एक वायलेंट तरीके से मास प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और पूरा लद्दाख को शट डाउन कर दिया। तो देखिए, पहले जब इन दो लोगों को जब हॉस्पिटल लिया गया, उसके बाद भी प्रोटेस्ट शांत था। जो ले एपेक्स बॉडी थे, ये लोग उतना वायलेंट नहीं हुए थे, लेकिन शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इनका प्रोटेस्ट मतलब इनका जो प्रोसेशन था, जो जिस रास्ते से जाना था उनको, वो रूट को वायलेट करके, जिस रूट में परमिशन नहीं था इन लोगों का, उस रूट से इनको अपना जो प्रोटेस्ट जो प्रोसेशन है उसको लेके गए। और उसके दौरान क्या हुआ, इनके साथ पुलिस ने इनको रोका, और जब पुलिस ने इनको रोका, पुलिस के साथ इनका हाथापाई झगड़ा मारपीट चालू हो गया। तब जाके क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, पुलिस के जो व्हीकल थे और पैरामिलिट्री का जो व्हीकल्स थे, इनको आगजनी कर दी, आग लगा दिया गया है। फिर जो लद्दाख के अंदर जो बीजेपी का जो पार्टी ऑफिस है, यानी बीजेपी का जो ऑफिस है, मान ली देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पावरफुल जो पार्टी फिलहाल के टाइम में है वो है बीजेपी, तो इसीलिए गुस्सा भी बीजेपी के ऊपर आया। और बीजेपी का जो पार्टी ऑफिस था, जो ऑफिस था यहाँ पे लद्दाख के अंदर, वहाँ पे ये लोग आग लगा दिए, पूरा पार्टी ऑफिस, पूरा ऑफिस के ऊपर आग लगा दिया गया। और जो पैरामिलिट्री और जो पुलिस के जो व्हीकल्स थे उनके ऊपर भी आग लगाया गया है। तो अब जब ये प्रोटेस्ट वायलेंट तरीके से इरप्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की मौत हो गया वहाँ पे। फिर क्या, डजन्स इंजर्ड इंक्लूडिंग मेनी सिविलियंस, बहुत सारे सिविलियंस इंजर्ड हुए। पुलिस और पैरामिलिट्री के जो पर्सनल्स थे उन लोगों इंजरी हुआ उन लोगों को। कुछ रिपोर्ट तो ये बोल रहा है कि टोटल 80 लोग इंजर्ड हुए, उनमें से 40 लोग तो सिक्योरिटी फोर्स के ही है। देखिए सिक्योरिटी फोर्स, देखिए लद्दाख के लोग अपने लोग हैं, इनके ऊपर हम लोग ज़्यादा बुरी तरीके से, ज़्यादा हर्ष तरीके से इनको हम दबा नहीं सकते। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स भी उतना एक्टिवली, उतना पावर लेके इनको नहीं दबाया गया। तो इसके चलते हुए जितना हो सके समझा बुझा के प्रोटेस्ट को शांत करना था। तो इसके चलते हुए 40 सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल घायल हो गए और 80 लोग टोटल इंजर्ड है, उनमें से बहुत सारे सिविलियन भी है और 4 लोगों की तो डेथ हो गया। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जब ये सारी चीज़ हाथ से बाहर जाने लगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा का पूरा जो ले डिस्ट्रिक्ट है, देखिए हम मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैप में देखिए ये जो हिस्सा है ये है कारगिल डिस्ट्रिक्ट, और ये बाकी पूरा, इनमें से ये वाला POK है और ये वाला अक्साई चीन है। तो बाकी ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा यानी ये पूरा हिस्सा जो है, इसको ये छोड़ के ये कारगिल, ये ले, इसको बोलते हैं ले डिस्ट्रिक्ट। तो ले, मेनली ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये हंगामा हुआ। तो अब पुलिस ने क्या किया, यानी सिक्योरिटी फोर्स ने क्या किया, सिक्योरिटी फोर्स ने पूरा का पूरा ले डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कर्फ्यू लगा दिए और सेक्शन 163 को जारी कर दिया, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर BANSS के अंदर 2023 में जो IPC था, और उसको चेंज करके जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बनाया गया, उसके अंदर जो सेक्शन 163 है उसको इन्वोक कर दिया गया और बैन कर दिया गया। क्या, बैन ऑन असेंबलीज ऑफ मोर देन 5 पर्सन, यानी एक तरीके का कर्फ्यू मान लीजिए, मतलब एक जगह पे एक साथ 5 लोग नहीं एकजुट हो सकते। नो प्रोसेशंस और रैलीज विदाउट परमिशन। लद्दाख और कारगिल डिस्ट्रिक्ट, टोटल पूरा का पूरा लद्दाख और ले डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी प्रोसेशंस, कोई भी रैलीज नहीं होने का कोई परमिशन नहीं दिया जाएगा, और विदाउट परमिशन कोई भी रैलीज और प्रोसेशंस लद्दाख के अंदर नहीं होना चाहिए। अब लोकल अथॉरिटीज ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ट्रैफिक और व्हीकुलर मूवमेंट। और बाकी एक तो कर्फ्यू लगा दिया गया,
फिर नए संहिता के अंदर जो एक साथ 5 लोग एक साथ नहीं एकजुट हो सकते, उसके ऊपर जो सेक्शन था 163 उसको लगा दिया गया। और उस लोकल लेवल पे इंटरनेट को थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया गया, ट्रैफिक को कंट्रोल कर दिया गया, और व्हीकुलर मूवमेंट मतलब गाड़ियाँ कम कर दिया गया रास्ते पे, क्योंकि पुलिस ने नाका चेकिंग और जितना हो सके जो वायलेंस शुरू हुआ था, जो इरप्ट हुआ था, जो कन्फ्यूजन, जो दंगे, जो मार काट चालू हुआ था, उसको कंट्रोल करने के लिए जितना हो सके व्हीकुलर मूवमेंट को कम कर दिया गया, ट्रैफिक को थोड़ा सा रोक दिया गया, और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको भी लिमिटेड कर दिया गया। ये सारी चीज़ गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन फिलहाल के टाइम में लद्दाख के ऊपर लगा के रखा है। अब हम देखेंगे, ये तो प्रोटेस्ट तो हुआ, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद कैसे मतलब गवर्नमेंट ये प्रोटेस्टर जो लोग हैं उनके साथ गवर्नमेंट कैसे अपना नेगोशिएशन, अपना डायलॉग कैसे ऑनगोइंग मतलब कैसे करेगा, तो कैसे पहले भी कैसे किया है और आगे जाके गवर्नमेंट का प्लान क्या है। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री यानी अमित शाह की डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने क्या बोला कि इट हैज़ बीन एक्टिवली एंगेज्ड इन डायलॉग विद लोकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ले एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए। तो अमित शाह जी का जो डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री, वहाँ से ये बोला गया कि गवर्नमेंट जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ है एलएबी और केडीए के साथ डायलॉग में एंगेज है, और पहले भी हम लोग डायलॉग के थ्रू एंगेज किए थे और आज भी एंगेज करते हैं और आगे भी करेंगे। ए हाई पावर्ड कमिटी एंड ए सब कमिटी आर इन्वॉल्व, और होम मिनिस्ट्री से ये भी बोला गया कि एक हाई पावर्ड कमिटी और एक सब कमिटी इस डायलॉग के अंदर इन्वॉल्व है। शेड्यूल्ड मीटिंग है नेक्स्ट जो 6 अक्टूबर आने वाला है, उस डेट के ऊपर एक शेड्यूल मीटिंग भी है इन लोगों के साथ, केडीए और एलएबी के साथ होम मिनिस्ट्री का एक शेड्यूल मीटिंग पहले से ही शेड्यूल करके रखा था। तो ये सारी चीज़ गवर्नमेंट ने बोला कि इसके थ्रू हम नेगोशिएट पहले भी किए हैं, अब भी करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब हम देखेंगे लीडर्स एंड पब्लिक रिएक्शन। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का रिएक्शन, गवर्नमेंट कैसे इसको हैंडल कर रहा है, कैसे डायलॉग के थ्रू इसको ये जो प्रॉब्लम इरप्ट हुआ है इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लीडर्स और पब्लिक रिएक्शन क्या हुआ लद्दाख के अंदर। सोनम वांगचुक जो एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट और एजुकेशनल एक्टिविस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैज़ बीन ए की फेस ऑफ द मूवमेंट, वो इस मूवमेंट का एक की फेस है। तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक तो शुरू किया था 10 सितंबर को, लेकिन इस वायलेंस के देखते हुए, इस वायलेंस की वजह से उन्होंने बोला कि मैं हंगर स्ट्राइक बंद कर रहा हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं खुद को कि मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं शांति के तरीके से यानी गांधी जी के तरीके से काम करते हुए, कोई भी वायलेंस को ना करते हुए अपना डिमांड को सरकार के सामने रखेंगे और अपना डिमांड को अचीव भी करेंगे। ये है उनका जो साइकोलॉजी है, मान लीजिए उनका जो फंडा है, तो यही है। तो उन्होंने बोला कि मैं ये इस वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं जो हंगर स्ट्राइक शुरू किए थे 10 सितंबर को, उसको 15 दिन बाद इसको रोक दिया गया। यानी आज है आपका 25 तारीख, तो आज के दिन ये हंगर स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया आज। सेइंग वायलेंस विल ओनली हार्म द कॉज। तो उनका कहना ये है कि जो वायलेंस हुआ है इसके वजह से उनका जो कॉज है, उनका जो हंगर स्ट्राइक करने का जो उनका जो डिमांड है, उसके पीछे जो कॉज है उसको ही हार्म किया है इस वायलेंस ने। लोकल पब्लिक सेंटिमेंट इज सेड टू बी डीपली फ्रस्ट्रेटेड। लोकल पब्लिक ये जो उनका जो स्टेटहुड का डिमांड है, फिर जॉब का जो एम्पावरमेंट होना चाहिए, फिर 6 शेड्यूल को इंक्लूड करना, फिर 2 MP का सीट मिलना, ये सारे डिमांड को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि ये सारे डिमांड उनको मिला नहीं। जब से ये जो प्रोटेस्ट लद्दाख के अंदर शुरू हुआ है, जब से ये अब तो वायलेंस हुआ है अभी 1-2 दिन से, लेकिन उससे पहले जो शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस प्रोटेस्ट का कोई रिजल्ट निकला नहीं। इसीलिए जो लोकल जो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उनके बात कोई उनके हिसाब से कोई सुन नहीं रहा है। Many false promises made since Ladakh became a union territory after 2019 reorganization have not been fulfilled. उनका कहना ये है कि 2019 के बाद जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना था, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे आशाएं दिखाए थे लद्दाख के लोगों को,
जितने लद्दाख की जितने सारे डिमांड थी उनको फुलफिल करने का आशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिखाया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतनी सही तरीके से लद्दाख के ऊपर फोकस नहीं किया और लद्दाख का जो एम्पावरमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसीलिए लोकल पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो होम मिनिस्ट्री है वो क्या क्लेम कर रहा है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि इट मेड फेनोमेनल प्रोग्रेस वाया प्रीवियस डायलॉग। जो अगली लास्ट बार जो मीटिंग हुआ था सोनम वांगचुक जी और LAD और KDA इन सारे ग्रुप के साथ जब लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था, जो डायलॉग हुआ था, उससे बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आया। ये गवर्नमेंट का क्लेम है। वो क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आया। देखिए, जो शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन था उसको 45 से 84 किया गया। शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन था लद्दाख के अंदर उसको 45 से 84% किया गया। और वहाँ का जो 2 लोकल लैंग्वेज है होती और पुर्गी, इन 2 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और लद्दाख के अंदर जो काउंसिल्स है उसके अंदर 1/3 रिप्रेजेंटेशन लद्दाख की औरतों की, यानी लद्दाख के अंदर जो वुमेन रहते हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया गया था। ये सारे डेवलपमेंट गवर्नमेंट पहले से करके रखा है, ये गवर्नमेंट का क्लेम है और जो सच भी है। अब गवर्नमेंट ब्लेम्स दैट ये सारे जो वायलेंस हो रहा है इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड एलिमेंट है जो चाहते हैं कि देश के अंदर, लद्दाख के अंदर ऐसे वायलेंस, ऐसे आगजनी, ऐसे केओस हो जिससे पूरा का पूरा जो लद्दाख एक इम्पोर्टेंट बॉर्डर स्टेट है जो चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और उधर POK यानी पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, जो एक सिक्योरिटी के मामले से एक हाईली फ्रेजाइल एरिया है। तो उसमें ऐसे दिक्कतें हो, ये पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे अपना हाथ धो के पड़ा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि लद्दाख को अनस्टेबल किया जाए। ये गवर्नमेंट का क्लेम है। ये गवर्नमेंट बोल रहा है कि एक तो बहुत सारे काम हुआ है लद्दाख के ऊपर, आगे भी काम होंगे, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी और ये चाहते हैं कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे नेता लोग ये चाहते हैं कि लद्दाख डिस्टेबलाइज रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट को तकलीफ पहुँचे। तो ये है गवर्नमेंट का क्लेम और काउंटर एग्रीमेंट। अब हम देखेंगे ये जो वायलेंस हुआ इसके बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकता है और उस दिक्कत को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। देखिए, पहला दिक्कत क्या आएगा, जब एक बार गवर्नमेंट के साथ किसी एरिया के लोग के एक बार वायलेंस हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जो होता है बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड सिविल राइट। तो सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि उनको सिविल राइट भी मेंटेन रखना है और उस एरिया का सिक्योरिटी भी देखना है। यानी वो, क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग अपने ही लोग हैं, उसके ऊपर हम उतना ज़्यादा प्रेशर दे के उनको मार पीट के हम उसका प्रोटेस्ट नहीं दबा सकते। उसको समझा के बुझा के बात करके सिक्योरिटी पर्सनल को काम करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और ये भी ध्यान रखना है कि सिविल राइट, जो सिविल राइट्स है, जो सिविलियन का राइट है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो वायलेट ना हो। द रीजन इज स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव। जो लद्दाख का जो रीजन है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव रीजन है क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया, ये एक बॉर्डर एरिया है। तो जहाँ पे क्या है, जहाँ पे चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है और POK के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है। तो देखिए, यहाँ पे इसीलिए गवर्नमेंट चाहता है कि यहाँ पे लार्ज गैदरिंग, लार्ज प्रोटेस्ट ना हो, लेकिन प्रोटेस्टर बोल रहा है कि हम लोग लार्ज गैदरिंग करें ना करें, ये हम लोगों का सिविल राइट है। तो इन सारे चीज़ को बैलेंस करते हुए ये पहला दिक्कत हो जाता है कि सिक्योरिटी को भी कैसे बैलेंस करें और सिविल राइट को भी कैसे बैलेंस करें। ये गवर्नमेंट और सिक्योरिटी पर्सनल के लिए पहला चैलेंज हो जाता है। फिर क्या होता है, ट्रस्ट डिफिसिट। एक बार किसी एरिया की लोगों के साथ गवर्नमेंट की अगर अनबन हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उस एरिया की लोगों के बीच में एक ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है। मेनी लद्दाख फील दैट डिस्पाइट रिपीटेटिव एश्योरेंस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपीटेटिव एश्योरेंस मिलने के बाद भी कोई काम लद्दाख के अंदर हुआ नहीं। जो भी चेंज हो रहा है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। डायलॉग कमिटीज आर गुड ऑन पेपर बट इन एक्शन दे आर नॉट दैट मच इफेक्टिव। तो जो डायलॉग चल रहा है लद्दाख के लोगों के अनुसार, जो डायलॉग हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में जो डायलॉग हो रहा है, वो डायलॉग ऑन पेपर तो बहुत सही हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड उसका एप्लीकेशन उतना अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। इसीलिए लद्दाख के लोग और भी
फ्रस्ट्रेटेड है। फिर यूथ लेट फ्रस्ट्रेशन, लद्दाख के अंदर ऐसे भी जॉब की कमी है क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनी उतना है नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो लिमिटेड ही हो सकता है। तो इसीलिए लद्दाख के अंदर लोगों के पास जो बहुत ज़्यादा काम आने का जो एश्योरेंस उनको मिला था, वो एश्योरेंस अभी फ़िलहाल के टाइम में उतना फुलफिल नहीं हुआ है। इसीलिए जो यंगर पीपल है वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है तो वो उतना इफेक्टिव चेंज नहीं है, कि हमें उतना जल्दी से रोजगार नहीं मिल रहा है। ये लद्दाख के अंदर जो यंग जनरेशन है उनका कहना है। और यंगर लोग क्या है, उनको हर चीज़ जल्दी भी चाहिए क्योंकि उनको आगे जाके ज़िंदगी में अपना काम भी करना है, अपना बिजनेस बोल लीजिए, अपना जॉब बोल लीजिए, उसको हासिल करना है, अपनी ज़िंदगी को सेटल करना है। तो उनके अंदर पेशेंस भी बहुत लेस होता है। तो ये जो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, इसको लेके वो लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और उसके बाद जो ये जो हंगर स्ट्राइक के बाद जब ये 2 औरतों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसके बाद ये जो यंग पीपल है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और ये वायलेंस कर बैठे। अब पोटेंशियल फॉर एस्केलेशन वर्सेस रिस्क ऑफ बैकलैश। तो अगर वायलेंस अगर हो गया तो इसका एक रिस्क तो बन ही जाता है कि स्टेट का सिक्योरिटी कैसे बैलेंस होगा, उसके अंदर जो लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है उसको कैसे हम लोग रोक पाएंगे। फिर जो पीसफुल तरीके से काम हो सकता था वो एक वायलेंट आकार ले लिया। तो ये सारे जो पोटेंशियल जो एस्केलेशन के साथ जितना भी हम वायलेंस को एस्केलेशन करेंगे, प्रोटेस्ट को एस्केलेशन करेंगे, उसके साथ रिस्क भी होगा बैकलैश मिलने का, यानी आगजनी होगा, एक कैवास शुरू होगा, फिर लोगों की मौत होगी, कुछ लोग इंजर्ड होंगे। तो ये सारे चीज़ होंगे। तो इसको भी ये सारे चीज़ टेंशन और चैलेंजेस को कैसे गवर्नमेंट टैकल करता है वही अभी फ़िलहाल हमें देखना है। अच्छा, ये जो देखिए ये सोनम वांगचुक जी उन्होंने ये जो वायलेंट तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ, जो वायलेंस हुआ, उसको एकदम सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने बोला कि इस वायलेंस के पीछे मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये जो यूथ है, ये जो यंग जनरेशन है, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इनके पास जॉब नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए इन लोगों ने गुस्से में आके ये वायलेंस किया। ये सोनम वांगचुक जी का यही कहना है। अब देखिए, डिमांड हमें मालूम पड़ गया, गवर्नमेंट उसके ऊपर काम भी कर रहा है, और उसके चलते हुए काम स्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि पॉलिटिकल कोई एजेंडा है, हो भी सकता है, क्योंकि ये सारे चीज़ को लेके अब एक वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखिए 6 अक्टूबर को एक मीटिंग फिक्स्ड है ऑलरेडी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग ऑलरेडी फिक्स है। किसका? सोनम वांगचुक जी और ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो 2 ग्रुप है, इन तीनों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मीटिंग पहले से ही 6 अक्टूबर को फिक्स है, जिसके ऊपर उसी मीटिंग के अंदर बात करके आगे जो भी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम किया जाएगा, उसी का रोड मैप उसी मीटिंग में बनाए जाएंगे, और कुछ डिमांड को फुलफिल भी किया जाएगा शायद। फिर क्या, पॉसिबल जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट, जितना हो सके जुडिशियल और पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होगा। तो अब ये जो जितना भी डेथ हुआ है उसका एक डाटाबेस बनाया जाएगा, जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, जो राइट्स कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, उसका जो डिमांड है, इन सारे के हिसाब से आगे जाके काम किया जाएगा। और नेगोशिएटेड पैकेज मतलब देखिए, अगर जब मीटिंग होगा तो उसमें बातचीत होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन, मतलब इन्होंने 4 डिमांड रखा है, शायद गवर्नमेंट 2 डिमांड मान ले कि 3 डिमांड मान ले, कि मॉडिफाइड करके उस डिमांड को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके फिर मान ले, तो कुछ ना कुछ नेगोशिएशन तो होगा। उसमें जो प्रोटेस्टर है उनको भी कुछ नेगोशिएशन करना पड़ेगा, उनको कुछ मिलेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी कुछ मिलेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करते हुए जो भी डिमांड है उसको सही तरीके से एक अच्छा नेगोशिएशन पैकेज बना के उसको दोनों ग्रुप के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में अच्छा नेगोशिएशन होने के बाद एक सॉल्यूशन मिल सकता है। देखिए, जॉब के लिए कोटा देना, ट्राइबल एरिया को रिकॉग्नाइज करना, लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देना, कल्चर को प्रोटेक्शन देना, इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन देना, ये सब गवर्नमेंट सब कुछ मान लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? दिक्कत आ रहा है ये जो स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की बात में। देखिए,
फिलहाल के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं चाहता है कि लद्दाख को एक स्टेटहुड और पूरे लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो एरिया पॉपुलेशन जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है वहाँ पे शायद 6 शेड्यूल लगाया जा सकता है, लेकिन पूरा लद्दाख को हम 6 शेड्यूल के अंदर दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे मिलिट्री अगर आर्मी का अगर मिलिट्री का पावर अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो वहाँ पे बाहरी देशों से अटैक हो भी सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और लद्दाख के ग्रोथ के लिए अगर मान लीजिए एक जगह को आपको इकोनॉमिकली डेवलप करनी है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्री तो आपको लगाना पड़ेगा। हम लद्दाख के ऊपर एकदम हेवी तरीके से इंडस्ट्री करेंगे ये बात गवर्नमेंट भी नहीं बोल रहा है, मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफिसेस कुछ ना कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्री तो लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। तो अगर हर चीज़ वहाँ पे लोगों के ऊपर वहाँ का लोकल लोगों के पास पावर चला जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें लैंड एक्विजिशन नहीं कर पाएगा, और लद्दाख के अंदर जो मिनरल्स है जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़ ध्यान में रखते हुए शायद सेंट्रल गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल के टाइम में लद्दाख को स्टेटहुड और यूनियन 6 शेड्यूल के अंदर डालने से बच रहा है, यही कारण हो सकता है। बाकी देखिए जितना मेरी सोच है उसी के हिसाब से मैंने बोला। तो आगे जाके जब मीटिंग होगा, जब सोल्यूशन आगे आएंगे, दोनों पार्टी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और जॉब का जो सिक्योरिटी है वो मेरे लिए कुछ मतलब मेरे समझ के हिसाब से वो गवर्नमेंट लद्दाख के लोगों को रिजर्वेशन दे ही देंगे, रिजर्वेशन जितना दिया है उससे ज़्यादा ही दे देंगे। और जो ट्राइबल एरिया का जो ट्राइबल लोगों का जो राइट्स है जो कल्चर है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो करना चाहिए गवर्नमेंट वो करेंगे, लेकिन बात बस वो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंदर आ रहा है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर स्टेटहुड दे दिया गया और 6 शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है थोड़ा सा कम हो जाता है। मिलिट्री एक्टिविटी, आर्मी का रिस्पॉन्सेस, ये सारी चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसीलिए लद्दाख एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। यही सोच की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन और दिक्कत आ रहा है। तो आगे जाके मीटिंग के दौरान ये सारी चीज़ डिस्कशन होगा 6 अक्टूबर को। धीरे धीरे आशा करता हूँ कि धीरे धीरे करके सारे कुछ सॉल्व हो जाएंगे। अब जो मैंने बोला इस मीटिंग का पार्टी कौन कौन है, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है ले एपेक्स बॉडी जहाँ पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी लोग रहते हैं। फिर क्या, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जहाँ पे शिया मेजोरिटी लोग जहाँ पे रहते हैं उन लोगों का एक ग्रुप है KDA, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। और सोनम वांगचुक का ग्रुप जो रेनाउंड एडुकेटर, एनवायरमेंटलिस्ट और एक एक्टिविस्ट भी है। और स्टूडेंट वुमेन ग्रुप, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे मिलके एक पार्टी। तो टोटल मान लीजिए 4 मेजर स्टेक होल्डर है, और एक तरफ और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच में डिस्कशन होगा। और आशा करता हूँ कि धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आगे जाके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। ये जो वायलेंस हुआ इसके ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन था उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे जाके जो भी 6 अक्टूबर के बाद जो भी डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी वीडियो, हमारी कंटेंट आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके जब भी हम लोग वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।